गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन एवं उद्यमिता। सब्जेक्ट कोड EL 310। यूनिट सेटिंग अप SSI, सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना। इसके अंतर्गत हमने समझा था कि लघु उद्योग इकाई क्या होती है, किस बेसिस पर डिसाइड होती हैं कि ये लघु उद्योग इकाई हैं, इनके रजिस्ट्रेशन या स्टार्टअप के लिए क्या स्टेप्स फॉलो की जानी है, ये स्टेप्स हमने स्टडी की थी। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय रिको, तो लैंड का अलॉटमेंट किस किस तरीके से हो सकता है और रिको के द्वारा इसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें हमने जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड मार्केट पोटेंशियल, सामान्य सूचनाएं, परियोजना विवरण और बाजार संभावनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समझने की कोशिश करते हैं अगला बिंदु, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान। कार्यशील पूंजी क्या होगी, जैसे कि नाम से स्पष्ट, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए किस किस चीज़ की नेसेसिटी नीड होगी। कार्यशील पूंजी का प्रबंध व नियोजन उद्यमी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होता है। पूंजी लागतों का विचार करते समय भी उद्यमी को कार्यशील पूंजी की मार्जिन पर विचार करना पड़ता है। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण परियोजनाओं के संचालन में कई रुकावटें आती हैं। इसलिए परियोजना की प्रारंभिक अवस्था में ही परियोजना की कुल लागत के साथ साथ कार्यशील पूंजी का सही अनुमान लगा लिया जाना चाहिए। कार्यशील पूंजी क्या हो गई, किसी भी इंडस्ट्री को रनिंग फेज में रखने के लिए जो हमें कैपिटल आवश्यकता होती है वो होती है उसकी कार्यशील पूंजी। तो किसी भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में ये और मैनेजमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे एक स्पेशली फोकस किया जाना चाहिए कि जब हम, इससे पहले हमने पॉइंट 3 मार्केट पोटेंशियल, बाजार संभावना में पढ़ा था कि उसकी लागत एवं कीमत का अनुमान। तो लागत और कीमत का जब हम अनुमान लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस समय कार्यशील पूंजी का अनुमान लगा लिया, उसमें ऐड कर लेना चाहिए। ये एक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर रनिंग फेज में इसकी वजह से अगर इसका अनुमान नहीं लगाया तो पूंजी में कमी के कारण कार्य में रुकावट आती है। इसलिए जो इनिशियल स्टेज है उसमें ही इसका एक एस्टिमेशन लगा लेना चाहिए कि इसको रनिंग फेज में रखने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी, जिससे प्रोडक्शन का कार्य अनइंटरप्टेड वे में चलता रहे। अब है ये कार्यशील पूंजी हमें किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी किन किन चीज़ों में हमें इसकी आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल की सप्लाई, उसके स्टोरेज में
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए और उसे स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए, और विभिन्न स्टोरेज के समय विभिन्न जो प्रिकॉशंस ध्यान में लिए जाते हैं जिससे उस रॉ मटेरियल को कोई नुकसान ना हो। उत्पादित मटेरियल को प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है या उत्पादित जो माल है उसमें उसको भली भांति स्टोर करने के लिए जिससे उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, तो इन सब में एक हमारी रनिंग कॉस्ट लगती है। और जो हमारी एक प्रोसेस चलती है जो हमारे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो उस प्रोसेस में जो टाइम लगता है, उसमें जो कॉस्ट लगती है, उसका एक कंटिन्यूस जो कॉस्ट हमें चाहिए रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और सेल आउट करने से पहले उसके स्टोरेज के लिए जो कॉस्ट लगेगी, इस तरीके से। और जो माल को लेने के लिए जो उधार दिया या लिया जाता है उसके लिए ये सब एक कार्यशील पूंजी होती है। कच्चे माल की प्राप्ति एवं संग्रहण, उत्पादन, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की अवधि एवं प्रक्रिया, विक्रय हेतु उपलब्ध माल के पूर्व तैयार माल का संग्रहण और देनदारों की स्वीकृत साख अवधि। इन सब में जो व्यय होता है वो हमारा आता है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, और इसका अनुमान भी हमें इनिशियल प्लानिंग फेज में लगा लेना चाहिए और इसे लागत मूल्य में ऐड करना नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। परियोजना किसी भी परियोजना प्रतिवेदन में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि पूंजी लागत तथा वित्त के स्रोत से संबंधित सारे घटक शामिल कर लिए जाए, यानी कि कितना कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर दैट अमाउंट। इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट कंज्यूम होती है, जिसके लिए हमें कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाना है। प्रारंभिक व्यय, इनिशियल सेटअप में जो एक्सपेंसेस होंगे, प्लांट, मशीनरी, लैंड के लिए, और उसमें पावर सप्लाई, रिसोर्सेज के लिए, भूमि एवं भवन, षड्यंत्र एवं मशीनें, कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन, अन्य विभिन्न परिसंपत्तियां, मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आकस्मिक कोष, वित्त प्राप्ति के वर्तमान एवं भावी स्रोतों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वित्तीय संसाधनों में उद्यमी के निजी कोषों, वित्तीय संसाधनों से प्राप्त ऋणों के अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेपों को भी सम्मिलित किया जाना चाहता है। वित्तीय लागत तथा कोषों के अनुमान सही होने चाहिए तथा मितव्ययी वित्त स्रोतों का उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी पूंजी लागत और वित्त के स्रोतों के समय पूंजी लागत की बात करें तो पूंजी की आवश्यकता किस किस काम में होगी। सबसे पहले तो इनिशियल एक्सपेंसेस की लैंड के लिए, उसमें बिल्डिंग और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, मशीनरी सेटअप के लिए, उसको रनिंग फेज में रखने के लिए, रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए, विभिन्न वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज़ और सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, और सडन कोई रीज़न बने ऐसा या मूल्य वृद्धि के कारण उसके विरुद्ध आकस्मिक कुछ चेंजेज हों, तो इसके लिए इन सभी जो कैपिटल कॉस्ट है इन सब का उल्लेख किया जाना चाहिए। और इनके लिए वित्त का स्रोत क्या रहेगा, अभी क्या रहेगा, फ्यूचर में क्या रहेगा, भावी योजनाएं क्या है,
एंटरप्रेन्योर खुद के निजी कोष से ये कर रहा है या विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से लोन के रूप में, किस रूप में इसको पूरा किया जाएगा, उसका एक काफ़ी सटीक सा अनुमान तथा उन संस्थाओं का उल्लेख जहाँ की कम से कम में, यानी कि जहाँ मितव्ययी हों, उन वित्त स्रोतों का, मितव्ययी यानी कि जैसे ऐसी संस्थान से लोन जहाँ इंटरेस्ट कम हो, या ऐसी जगह से उठाना जहाँ फाइनेंशियल बर्डन कम हो, तो उन सबसे जो सुटेबल है, जो मितव्ययी है, उन वित्त स्रोतों का सिलेक्शन और उनका डिस्क्रिप्शन एक रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अदर वित्तीय पहलू तथा सामाजिक एवं आर्थिक तत्व। इनको हम अगले प्रेजेंटेशन में समझेंगे। थैंक यू।